अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। आज की वीडियो में खुशामदीद। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओस्टियोप्रोसिस को कि ओस्टियोप्रोसिस क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और रिस्क फैक्टर्स इसमें कौन से इन्वॉल्व हैं। और आज ही की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो नंबर ऑफ़ कैल्शियम सेल्स हैं, उसके अंदर जो बोन्स के अंदर जो एक्टिविटी होती है, ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी और ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन अगर देखें हम सबसे पहले ओस्टियोप्रोसिस को अगर हम डिस्कस करेंगे, ओस्टियोप्रोसिस क्या चीज़ है? ओस्टियोप्रोसिस बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में इसको कहें तो ये बोन्स की वीकनेस होती है, यानी कि इसमें जो कैल्शियम और विटामिन डी का जो लेवल होता है बोन्स में वो काफ़ी हद तक ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से बोन्स के अंदर छोटे-छोटे पोर्स बन जाते हैं और वो बोन्स को कमज़ोर कर देते हैं। और सिंपल वर्ड्स में अगर इसको हम कहें तो ये बेसिकली हड्डियों का भुरभुरापन है। तो ये बेसिकली इसको हम ओस्टियोप्रोसिस कहते हैं। और ओस्टियोप्रोसिस को अगर देखा जाए तो डे बाय डे ये इंक्रीज़ होती जा रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड। बेसिकली इसमें काफ़ी हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो इसमें सारी इन्वॉल्व होती हैं। उसमें अगर देखा जाए ओस्टियोप्रोसिस को तो टू एक मोताद अंदाजे के मुताबिक 200 मिलियन पीपल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है हर साल इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे कि रिस्क फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व हैं जो ओस्टियोप्रोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। अब सबसे पहले अगर देखा जाए हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर जो बोन्स हैं, बोन्स के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी होता है। अब बोन्स के अंदर 2 किस्म की एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। पहले नंबर पे जो एक्टिविटी होती है उसको हम बेसिकली कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी कहते हैं। ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी में क्या होता है, नंबर ऑफ बोन सेल्स जो ओस्टियोसाइट्स हैं वो बेसिकली नए सेल्स बन रहे होते हैं कैल्शियम के। और जब ये नए सेल्स बन रहे होते हैं तो बेसिकली कैल्शियम जो है वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा बन रही होती है। और ये जो बच्चे की एज 10 ईयर्स से स्टार्ट होती है, तो उस 10 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक की जो एज होती है, इसमें जो ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी होती है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स कैल्शियम से बन रहे होते हैं, ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अगर इस दौरान बच्चा जो जो भी चाइल्डहुड में या उसमें कोई भी अगर कोल्ड ड्रिंक्स या ऐसी चीज़ें पी भी लेता है तो उसका इफेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी की जो अमाउंट होती है वो तेज़ होती है बॉडी में। इस तरह अगर हम देखें ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को, ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी में जो नंबर ऑफ ओस्टियोसाइट सेल्स हैं, जो बोन्स के अंदर कैल्शियम बनाने वाले सेल्स हैं, उनकी जो डिस्ट्रक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि वो डिस्ट्रॉय जो सेल्स हो रहे होते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ओस्टियोब्लास्ट के। और ये जो एज होती है ये अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स या उससे अबव होती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ओस्टियोप्रोसिस को अगर देखें तो ये एज़ कम्पेयर टू मेल फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होती है। यानी कि अगर फीमेल्स को देखा जाए तो 50 ईयर के बाद जैसे ही पोस्ट मेनोपॉज़ स्टेज आती है तो उसके बाद से जो हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं फीमेल के अंदर, तो उसकी वजह से भी बेसिकली जो है ये ओस्टियोप्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। अब अगर इसके हम देखें बेसिकली सिम्पटम्स को अगर हम देखें कि इसके साइन एंड सिम्पटम्स कौन से हैं कि पता चलेगा कि इस पेशेंट को ओस्टियोप्रोसिस है या ओस्टियोप्रोसिस की तरफ वो जा रहा है। अब इसमें सबसे पहले जो हम देखें तो बोन्स वीक होने की वजह से जो लो बैक पेन है वो रहेगा, या तो उसके वर्टिब्रा एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ हो जाएँगे, फ्यूज़ मीन्स कोलैप्स हो जाएँगे वर्टिब्रा, उसकी वजह से भी पेन हो जाएगा। दूसरी जो बड़ी सिम्पटम्स है इसमें, जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। यानी कि उसकी हाइट अगर 5 फुट 6 इंच है तो उसके 2-3 इंच जो है ना वो शॉर्ट हो जाएँगे। और बाज़ कंडीशंस ऐसी होती है उसमें जो बेसिकली कमर का एरिया होता है वो बेंड हो जाता है, तो वो भी बेसिकली हड्डियों का भुरभुरापन होता है, वीक हो जाती हैं बोन्स, जिसकी वजह से वो बेंडिंग कंडीशंस में आ जाती हैं। तो इसके अलावा तीसरी जो कंडीशंस होती हैं, बोन्स जो है वो ईज़िली ब्रेक हो जाती हैं, टूट-फूट का शिकार हो जाती हैं। ज़रा सा भी गिरेंगे तो बोन्स क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ये भी बेसिकली एक सिम्पटम्स है कि जो बेसिकली बोन्स हैं उनके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की क्वांटिटी कम है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी है। अगर किसी की फैमिली में कोई ओस्टियोप्रोसिस का पेशेंट है या तो डेफ़िनेटली वो फैमिली के अंदर ट्रैवल करती है ये सब चीज़ें। और नेक्स्ट जो चीज़ एक और डिस्कशन करनी है ओस्टियोप्रोसिस के हवाले से, दैट इज़ द हार्मोन लेवल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको अगर देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्स हार्मोन्स को देखते हैं। सेक्स हार्मोन्स को अगर देखें तो मेल में जो हमारे पास होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं। अब अगर जो क्वांटिटी है एस्ट्रोजन हार्मोन्स की और टेस्टोस्टेरॉन्स का लेवल अगर गिर जाएगा तो उससे भी बोन्स वीक हो जाएंगी और ऑस्टियोप्रोसिस की तरफ पेशेंट जा सकता है। फिर उसके बाद सेकेंडली अगर हम देखें थायराइड ग्लैंड को,
अगर थायराइड ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव होगा, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, उसकी सिक्रीशन ओवर एक्टिव होगी, तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और तीसरी चीज़ जो है वो अदर ग्लैंड्स में आते हैं, जिसमें पैराथायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, जो बेसिकली गुर्दे के ऊपर होता है। तो अगर इनकी भी रेगुलेशन कम होगी, ये भी फॉल कर जाएंगे, तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अब हम आ सकते हैं इसकी डाइटरी कंडीशंस की तरफ आ सकते हैं। अगर हमारे खुराक में इनटेक कैल्शियम और विटामिन डी का नहीं है, तो तब भी बोन्स वीक हो सकती हैं। और अगर हमारा बेसिकली मिल्क का और योगर्ट का अगर इस्तेमाल नहीं है, तो उसकी वजह से भी विटामिन डी और जो कैल्शियम है उसका जो ग्राफ है वो बोन्स के नीचे आ सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर है, अगर ईटिंग एक बंदे को भूख नहीं लगती, वो ज़्यादा खाता नहीं है, तो उसकी वजह से भी ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी है, यानी कि उसका जो स्टमक का साइज़ है वो उसने सर्जरी करवाई है, तो उसके स्टमक का साइज़ कम हो गया है, तो उसकी वजह से भी उसको भूख कम लगती है। तो ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा जो डाइट के अंदर जो कैल्शियम, विटामिन डी और जो चीज़ें हैं वो इनटेक नहीं कर सकेगा ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसकी वजह से भी उसको बेसिकली प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहाँ पे एक और इश्यू है, सबसे जो बड़ा इश्यू है मैं समझता हूँ, वो ये है सन एक्सपोज़र। अब अगर देखा जाए जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तो क्योंकि सूरज इतना ज़्यादा नहीं निकलता है, और उसकी वजह से वहाँ अगर गोरों को आप देखें, तो वो जैसे ही 50 ईयर्स के करीब पहुँचते जाते हैं, तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस का अमल स्टार्ट हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि सन एक्सपोज़र नहीं होता वहाँ पे। सन एक्सपोज़र नहीं होता है। और एक चीज़ मैं सन एक्सपोज़र के हवाले से बता दूँ, हमारे यहाँ भी अगर देखा जाए तो अब सन एक्सपोज़र की तरफ हम नहीं जाते, ज़्यादातर घरों में बैठे रहते हैं। और जो हमारा टाइम होता है सन एक्सपोज़र का, उसमें हम सन को सामने एक्सपोज़ नहीं होते, जिसकी वजह से ये भी विटामिन डी और कैल्शियम का जो लेवल है वो बोन्स के अंदर नीचे चल जा रहा है। अब अगर सन एक्सपोज़र के हवाले से देखें, जो अर्ली इन द मॉर्निंग धूप होती है, जिसको हम यूँ कह लें कि 7 बजे से लेकर साढ़े 8 के दौरान, इसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज़ जो सूरज से आती हैं, वो जैसे ही हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं, तो स्किन के अंदर बेसिकली कुल कैल्सिफेरॉल होते हैं, फैट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, उन अल्ट्रावायलेट रेज़ को कन्वर्ट करते हैं विटामिन डी में। और ये विटामिन डी जो है, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी होती है, जिसको कोलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं। और ये बेसिकली जाके ब्लड के अंदर शामिल होती है, और उसकी वजह से बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये बेसिकली आज का टॉपिक था, जिसमें हमने ऑस्टियोपोरोसिस को डिस्कस किया, उसके साइन एंड सिम्पटम्स को डिस्कस किया, उसकी कंडीशंस को डिस्कस किया, डाइटरी कंडीशंस को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।